ये पैनल उतरवा रहा हूँ आधे पैसों। ये आप नया ले लो, आपका माशाल्लाह देख रहा हो 3-4 साल से खींच रहे हो। 5 साल की वारंटी है। तो वारंटी का तो वैसे भी खत्म उसके बाद तो खर्चा ही खर्चा पड़ेगा, सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए कुछ तो मिले। 5 या 7 साल की वारंटी आती है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा सबक है उस सबक का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम मालियाती बाज़ार या मालियाती मार्केट भी कहते हैं। ठीक है जी, आप में से किसी की कोई तवज्जो इस चीज़ के ऊपर कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो या कहीं सुना हो कि फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? कोई बताना चाहे फिर मैं शुरू करता हूँ। किसी को अगर कि मार्केट के बारे में कुछ पता हो, एक तो नॉर्मल मार्केट है जिसको आप मंडी कहते हो, जहाँ पे आप सब्जियां खरीदते हो, सामान खरीदते हो, वो तो एक बाजार है ही। ये बाजार है मालियात का, फाइनेंस का बाजार है ये। तो इसके अंदर किसी को कोई आइडिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं या हमें क्या चीज़ें इसमें बताई जाती हैं? अगर किसी की कोई जहन में बात हो तो। नहीं है, गुड। तो ये जो हमारा सबक है, अब इस सबक से लेके आगे तक के जो सबक हैं, उन सारे सबक के अंदर बहुत ध्यान से और बड़ी तवज्जो से आपको चीज़ें लिखते हुए चलनी है, मेरी बात मानिएगा। क्योंकि ये वाला जो आप सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सेक्शन आपके लिए बेइंतहा नया और बेइंतहा खतरनाक है। खतरनाक किस लिहाज से कि इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज होंगी जो आपने ना सुनी ना पढ़ी। ठीक है, तो अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। व्हाइट बोर्ड खोलो ना। ये सबक नंबर नोट कर लीजिए आप, कौन सा है? नई बुक के मुताबिक ये सबक नंबर 13 है। न्यू बुक के मुताबिक, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये है सबक नंबर 13, और पुरानी बुक के मुताबिक ये है सबक नंबर 18। ठीक है, अब पूरी गेम जो है चैप्टर की वो बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। फिर मैं आपको उर्दू में भी दिखाऊंगा, अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि उर्दू में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इस चीज़ को समझिए कि बुनियादी तौर पर फाइनेंस है क्या और क्या हम इस सबक के अंदर पढ़ने जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, और जहां पर डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां से शुरू करता हूं कि फाइनेंस होता क्या है ना जी। पहला क्वेश्चन तो यही है, मालियाती बाजार आप पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि फाइनेंस किसे कहते हैं, तो यहां परेशानी यहीं से शुरू हो जाएगी। तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है भाई? माल लियाती जरूरत। एक चीज याद रखिए, वो क्या है कि जो भी बिजनेस करते हैं, यानी जो भी कारोबार करते हैं, जो वो भी कारोबार आप करते हैं, कोई भी छोटा बड़ा, याद रखिए बिजनेस के लिए हर वक्त पैसे की जरूरत होती है। हर वक्त, सोते जागते उठते बैठते, सामान खरीदते हुए सामान बेचते हुए, हर लिहाज से आपको पैसा चाहिए। ठीक है जी, किसी के लिए? बिजनेस। तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। बिजनेस यानी कारोबार को चलाने के लिए जो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। भाई कारोबार में कैसे जरूरत पड़ जाएगी पैसे की? भाई सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए आपको पैसा किस लिए चाहिए? कच्चा माल खरीदना है, रॉ मटेरियल। अच्छा जी, और क्या जरूरत पड़ जाती है? भाई आपको कोई मशीन खरीदनी है, पैसा चाहिए। हाँ जी, इसके लिए भी जरूरत पड़ती है। और जी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड, बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। यानी आप अपने साइज को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई मैं आप चाहता हूं अपने कारोबार को थोड़ा और बढ़ाऊं, तो उसको बढ़ाने के लिए पैसा, खाम माल खरीदने के लिए पैसा,
मशीनरी के लिए पैसा, इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए। यहाँ पर हम अल्फाज का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और वर्ड लिखेंगे एसेट, जिसको उर्दू में सरमाया भी कहते हैं। ठीक है जी। तो मशीनरी यहाँ पर आपके लिए क्या है, एक एसेट की किस्म है। क्योंकि आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के अंदर हम उन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। तो कारोबार के अंदर एसेट होते हैं जो कारोबार के सरमाए कहलाते हैं। उसके अंदर कारोबार के लिए ज़मीन है, मशीन है, पैसा है, ये सब उसके एसेट कहलाते हैं। तो हमें कारोबार को चलाने के लिए हर वक्त पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो पूरा पैसा पूरा होगा फाइनेंस के थ्रू। फाइनेंस का मतलब कहीं से आपको मालियाती सपोर्ट मिल जाना। ठीक है जी। क्योंकि आप खुद सोचो, आप अपनी तरफ से कितना पैसा जमा कर लोगे। भाई आपके पास 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना पैसा जमा था आपने कारोबार में लगा दिया। कारोबार और पैसा मांग रहा है, तो आप कब तक अपना पैसा निकालोगे, जो आपके पास एक लिमिट तक ही है। तो इसीलिए याद रखिएगा वो क्या है कि फाइनेंस को हम बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड कहते हैं। जैसे एक इंसान के लिए बॉडी को चलाने के लिए ब्लड कितना जरूरी है, ऐसे ही बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस लाइफ ब्लड का काम करता है। जैसे ही ये मालियाती फराहम और मालियाती सपोर्ट बिजनेस को मिलनी बंद हो जाएगी, याद रखिएगा ये बिजनेस भी स्टॉप हो जाएगा, नहीं चल पाएगा आगे। तो कारोबार के लिए मालियाती पैसा, ये मालियाती जो सर्विसेज हैं या सपोर्ट है, ये उसके लिए लाइफ ब्लड बन के काम करती हैं, जिससे हमारा कारोबार बढ़ता भी रहता है और चलता भी रहता है। अगर ये फाइनेंस आपने रोक दिया, ये पैसा रोक दिया, तो ये हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अगला ये दिमाग में आ रहा है कि ये पैसा हमें देगा कौन? मेरे रिश्तेदार देंगे या मैं खुद? भाई मैं खुद तो अपना पैसा लगा चुका हूं जितना मेरे पास था, तो फाइनेंस आएगा कहां से? हाउ टू रेज, ये मालियाती सपोर्ट आपको मिलेगी कहां से? तो आप में से कोई बता सकता है कि फाइनेंस, यानी अगर आपको कारोबार के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये पैसा आप कहां से ला सकते हो? क्या क्या आपके पास जराए मौजूद है जहां से ये पैसा आ सकता है? कौन से जराए हैं जहां से आप अपने कारोबार के लिए, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप पैसा ले सकते हो? कौन देगा आपको ये पैसे? किसी को कोई आइडिया इस बारे में? आप अगर कारोबार चला रहे हो तो कारोबार को चलाते हुए आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपको क्या लगता है ये कौन देगा पैसे आपको? कोई आइडिया नहीं है कहां से आएगा पैसा? गिने चुने ऑप्शंस आपके पास, गिने चुने ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। क्या है वो ऑप्शंस? जी कहां से आएगा? या कर्ज लेकर लगाएंगे या लोन पर लेकर लगाएंगे या अपनी चीजें बनवा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्ज लेकर हम ये पैसा ले सकते हैं, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने, जो कि बिल्कुल मुनासिब है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए पैसे का सबसे आसान तरीका उन्होंने बताया, वो है कर्जा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे आसान तरीका है कारोबार में पैसा लाने का, वो है लोन, जिसको आप कर्जा कहते हो। ठीक है जी। और क्या तरीका है? तो देखो, इसको जो लोन यहाँ पे हम लिखते हैं बोरो, इंग्लिश में वर्ड यूज होगा बोरोड फंड, यानी कर्जे से पैसा लेना। अभी कर्जा आप किससे लोगे? तो आपको पता ही है, ये कर्जा अमूमन हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी जो मालियाती संस्थाएं होती हैं, जो इदारे होते हैं, उनसे लेते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास मालियाती इदारे हैं जिनसे हम ये पैसा लेते हैं, जैसे बैंक भी हैं और इनके अलावा और भी चीजें हैं जहां से हमें ये पैसा मिलता है।
है ना जी। तो बहुत सारे मालियाती इदारे आज ऐसे ही बैठे हुए मार्केट में, जिनका काम सिर्फ आपको कर्जा देना है कि हाँ जी कारोबार करना है, कारोबार बढ़ाना है, लो हमसे पैसा ले लो, इतने % ब्याज पर, 12% पर, 10% पर, 11% पर हमसे पैसा लो, अपने कारोबार में लगाओ और हमें ब्याज के साथ वापस कर देना। तो एक शक्ल तो ये है। दूसरी शक्ल क्या है? दूसरी शक्ल है जिसको कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं? इक्विटी। और इक्विटी को क्या कहते हैं हम? ओनर फंड। क्या मतलब है जी ओनर फंड? भाई पहले वाले में तो आप सीधा सीधा किसी से कर्जा ले रहे हो, हाँ जी, और कर्जे के बदले में आप उससे कह रहे हो फला फला डेट तक मैं आपको ये पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। एक चीज तो ये हो गई। इसके अंदर आप उसको कोई मालिकाना हक तो दोगे नहीं कि भाई तुम मेरी कंपनी के मालिक बनोगे या तुम मेरी कंपनी के इतने हिस्सेदार हो ना, कुछ भी नहीं। बस आप अपना पैसा लीजिए और एक वक्त पर अपना पैसा वापस ले लीजिएगा। यही बात हो रही है? हाँ जी यही बात हो रही है। अब दूसरा जो तरीका है ओनर फंड का, इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं हूं, मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं कर्जा नहीं ले रहा, मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं ऐसा करो तुम सभी मुझे 50-50 हजार रुपए दे दो और उस 50-50 हजार रुपए के अंदर मैं आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक दे दूंगा। कितना हक दोगे जी? तो मैंने कहा जी आप 50,000 रुपए दोगे तो मैं आपको ऐसा करता हूं अपनी कंपनी का 5% हिस्सा दे दूंगा, 2% मेरी कंपनी का मालिकाना हक आपका। तो पैसे को लाने के आपके पास ये दो आराम से और आसान तरीके हैं। या तो बाहर से कर्जा ले लीजिए ब्याज के ऊपर किसी भी बैंक या किसी भी और मालियाती इदारे से, या दूसरा तरीका है इक्विटी, जिसके अंदर आप लोगों से कहेंगे कि तुम मुझे पैसा दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी कंपनी का हकदार बनाऊंगा। ठीक है जी, जिसका आपने अल्फाज सुना होगा शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं जिनको कंपनी का मालिक बनाया जाता है, जितने भी शेयर उन्होंने खरीदे होते हैं वो इसी के अंदर दाखिल होते हैं। तो इसी के अंदर वो चीजें आती हैं। क्या आती हैं? शेयर इसी के अंदर आते हैं कि हम लोगों को अपनी कंपनी के शेयर बेचते हैं और वो हमारी कंपनी के शेयर खरीदकर हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं। अच्छी बात क्या है याद रखना, शेयर के अंदर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, कोई ब्याज देने की शक्ल नहीं है। ये मेरी कंपनी का मालिक बनेगा, मेरी कंपनी का हिस्सेदार बनेगा, तो ये मुनाफे में भी मेरे साथ है और नुकसान में भी मेरे साथ है। ठीक है जी, याद रहेगी बात? बिल्कुल याद रहेगी। दूसरी जो मैंने आपको शक्ल बताई है लोन की, इसके अंदर आप बाहर के किसी भी इदारे से उधार ले सकते हैं ब्याज पर, और इसी में मैं आपको एक नया नाम बता रहा हूं जो आप भूलेंगे नहीं, उसका नाम है डिबेंचर। क्या नाम है जी मेरे भाई? डिबेंचर। डिबेंचर का क्या मतलब होता है जी? ये भी एक किस्म का फाइनेंशियल एसेट है, यानी ये एक किस्म का मालियाती तरीका है जहां से आप पैसा ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं डिबेंचर। ठीक है जी, बस याद रखना इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो आपके सामने है। शेयर मालिकाना हक के अंदर आता है और डिबेंचर मालिकाना हक नहीं, एक उधारी की शक्ल में आता है। तो अगर आपकी कंपनी है और आप किसी को अपनी कंपनी के डिबेंचर दे रहे हो, तो साफ समझ जाओ कि आपने इससे एक वक्त तक के लिए पैसा लिया है, उसके ऊपर आपको इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कल को पैसा यह वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी से पैसा शेयर के जरिए लिया है, तो शेयर के अंदर पैसा देने की शक्ल ऐसी है कि वो जब चाहे आपसे ये पैसा वापस ले सकता है। मुनाफा हुआ तो मुनाफा मिलेगा और नुकसान हुआ तो नुकसान। कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको इतना पैसा ही देना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास शक्लें रहती हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब आ गई कहानी मार्केट के ऊपर। कौन सी मार्केट? एक होता है आम बाजार, इसके अंदर आम, केला और सेब, अमरूद और घर की ग्रोसरीज, ये सब चीजें हमें वहां मिल जाती है, दाल, आटा। लेकिन क्योंकि ये मार्केट आम मार्केट नहीं है, हम इसको कह रहे हैं मालियाती बाजार, यानी फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें और उसमें तो फर्क है भाई। जैसा बाजार होता है वैसा ही सामान खरीदा और बेचा जाता है। क्योंकि यहां पर बाजार मालियाती बाजार है, तो यहां पर चीजें भी मालियाती हुई होंगी। तो ये कौन सा बाजार होता है? ये एक ऐसा बाजार है
जहां पर खुसूसन एक ऐसा बाजार जहां पर मालियाती सरमाए खरीदे और बेचे जाते हैं। जी, यहां पर कोई सब्जी नहीं मिलेगी, कोई फल नहीं मिलेगा, कोई गोश्त नहीं मिलेगा। यहां पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, मालियाती जो सरमाए हैं उनकी खरीद और फरोख्त यहां पर होती है। जिन कंपनियों को पैसा चाहिए होता है वो यहां से पैसा ले लेती हैं, और जिनको पैसा लगाना होता है वो यहां पर पैसा लगा देते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हम क्या खरीदते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। ये अल्फाज आपको याद रखना है। और मिसाल अगर आप लिखेंगे तो मैंने आपको अभी नाम बता दिया, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर शेयर भी आते हैं और डिबेंचर भी आते हैं। ये दोनों चीजें इसकी मिसाल हैं। ठीक है जी, तो इस बाजार के अंदर ये चीजें खरीदी जाएंगी। यहां पर कुछ जरूरत की कंपनियां होंगी जिनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो इस बाजार से पैसा लेंगी, और आप और हम जो कि कोई कंपनी या फर्म नहीं है, हम आम इंसान हैं, मतलब एक हाउस होल्ड है, सारिफ हैं, तो हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो हम यहां पर कंपनी को देने के काम आएंगे। तो ये मार्केट बीच में काम करेगी बड़ा जबरदस्त। क्या काम करेगी, ये बीच में तालमेल बिठाएगी। कैसा तालमेल, आप और मैं यहां पर इस नाम से जाने जाएंगे, याद रखिएगा, आप और मैं इस नाम से जाने जाएंगे। क्या लिखा मैंने, सेवर, पैसे जोड़ने वाले। आप इसकी जगह पर घर भी यानी हाउस होल्ड भी लिख सकते हैं, यानी हम और आप, क्योंकि इस वक्त हम अपने आप को एक तरीके से गृहस्थ ही मान रहे हैं, यानी हम लोग सारिफीन की तरह हैं और हम कुछ पैसा जोड़ते हैं। तो कुछ पैसा तो आप जोड़कर अपने आटे के बर्तन में, अपनी दराजों में और अपने बेड के कोनों में रखते हैं। एक तरीका तो पैसा रखने का वो है, क्योंकि दूसरा तरीका क्या है, वो पैसा आपके कोई बढ़ोतरी तो होने नहीं देगा। अगर आपने आटे के बर्तन में भी पैसे छुपा के रखे हैं कि चलो मैं 2 महीने बाद 4 महीने बाद ये पैसा निकालूंगा, तो उसके अंदर कोई बढ़ोतरी, कोई इजाफा नहीं होगा, बस नोट उतने ही रहेंगे, कीमत उतनी रहेगी। हाँ जी, क्यों ना बेहतर हो कि मैं उन आटे के बर्तनों में से पैसा निकाल कर किसी की जरूरत को पूरा कर दूं और जरूरत के बदले मुझे कुछ मुनाफा, और इस तरफ मैं आपको राय नहीं दूंगा कि हमें उसके ऊपर कुछ सूद मिल जाए, लेकिन जो पढ़ने की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं एक आम इंसान के लिहाज से, कि भाई आप वो पैसा निकाल कर किसी को दे दो कि 2 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए, मैंने घर में छुपा के रख रखे हैं, मतलब सेविंग कर रखे हैं, वो इस्तेमाल में कहीं नहीं आ रहे, कि जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लूंगा। एक जहन में आया कि एक कंपनी मुझसे कह रही है मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम मेरी जरूरत पूरी करोगे? तो मैंने उससे साफ पूछा जरूरत के बदले में क्या मिलेगा? उसने कहा दुआएं। तो मैंने कहा भाई खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा, कुछ लेन देन हो जाए। तो अब मैंने 2 लाख रुपए दिए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, क्या, जो मैंने आपको बताया, या तो वो मुझसे कहेगा ऐसा करो तुम 2 लाख रुपए देकर मेरी कंपनी में एक मालिकाना हक ले लो, यानी तुम मेरी कंपनी के शेयर ले लो। तो मैं कहूंगा अच्छा उसमें क्या होगा? उसमें वो कहेगा कि देखो अगर मुझे मुनाफा हुआ तो तुम्हें भी मिलेगा, हो सकता है ये 2 लाख 2.5 लाख हो जाए, और 2.5 लाख 3 लाख भी हो जाए, और ये भी हो सकता है 2 लाख 1 लाख रह जाए। उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो बड़ा रिस्क है, दूसरा तरीका क्या है? उसने कहा फिर ऐसे करो, चलो मुझे कर्जे की शक्ल में दे दो, तो तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो बदले में मैं तुम्हें इसके ऊपर 10% ब्याज दे दूंगा, 2,10,000 रुपए तुम फला फला तारीख में मुझसे वापस ले लेना। तो ये 2 तरीके मेरे पास हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो आप तय करेंगे कि आप सामने वाले को शेयर के बदले देंगे या डिबेंचर के बदले। दोनों चीजें आपके सामने वाजे हैं, वहां पर ब्याज मिलता है, यहां पर प्रॉफिट और लॉस होता है। ये वाले जो लोग होते हैं जिनको हम डिबेंचर लिख रहे हैं, इनको मुनाफे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपकी कंपनी का मुनाफा 100% हुआ है तो मैं उतना ही मिलेगा जितनी ब्याज की बात हुई थी, और अगर कंपनी को नुकसान हो गया है तो कंपनी को इनको पैसा लौटाना ही पड़ेगा जी। ये नहीं सुनेंगे कि आपकी कंपनी को नुकसान हो गया तो चलो आपकी दिल जो ही कर रहा है, चलो नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं मत देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे साथ जो मुनाफे में और नुकसान में शरीक है वो हमारे शेयर होल्डर हैं। डिबेंचर होल्डर तो बिल्कुल कर्जदारों वाला सलूक करेंगे, वक्त पर इनको पैसा चाहिए जो दिया था। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। एक हाथ का इशारा दे दें
जिससे मैं आगे बढ़ने में आसानी समझूं कि हाँ ये बात समझ आ गई है। थोड़ा सा इशारा हाँ जिससे मिल जाए, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल नया है, मैं बहुत आराम से इसको लेके चलना चाहता हूँ। दूसरा कोई मदरसा देखे उनको भी। बात वाजे हो गई आप सबको भी है? हाँ ठीक है जी। अब देखिए थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी को चेंज करिए, आप एक कंपनी बन के सोचिए अब यहाँ पर, क्योंकि आम इंसान बनेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबक समझना। तो अब आप कंपनी हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप में से मिसाल के तौर पर चलते, किसी का नाम है XYZ, वो एक घर है जो पैसे जोड़ता है, ठीक है जी। और आप ही में से एक शख्स हम बना देते हैं, चलो रिलायंस ही ले लेते हैं, नाम भी आपने सुना होगा, हमारी एक कंपनी है इंडिया की, ये रिलायंस है। ये क्या है? ये है फर्म, ये एक कंपनी है। हाँ जी ये कंपनी है। तुम्हारे पास पैसा है जो जमा हुआ रखा हुआ है, और इसको भूख है पैसे की। क्यों? क्योंकि इसको अपना कारोबार बढ़ाना है, अपने कारोबार को चलाने के लिए पैसा चाहिए। रिलायंस आपसे तो कुछ बात करेगा नहीं डायरेक्ट कि हाँ जी सुनो XYZ कुछ पैसे भेज दो। भाई मेरे पास पैसे हैं कितने, मैं कहाँ दे पाऊंगा रिलायंस को पैसा, मेरे पास तो 5,000 रुपए ही है सिर्फ, इसके क्या इस्तेमाल में आएंगे? तो हमारे बीच में ये आएगी मार्केट, हम दोनों के बीच में आ गई मार्केट जी। ये एक तरीके से बिचौली का काम करेगी, फाइनेंशियल मार्केट हम दोनों के बीच में आ गई। यानी हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया इसने कि जो लोग पैसा जोड़ रहे हैं वो इसको दे दें कि लो जी हमारी कुछ जमा पूंजी है, 5,000 रुपए मिसाल के तौर पे आपकी, 5,000 मेरी, 5 किसी और की, तो हम सब अपना पैसा इस मार्केट को दे दें, और ये मार्केट आगे इन कंपनियों को कर्जे की शक्ल में दे दे कि लो जी लो तुम्हारी जरूरत के पूरा करने के लिए पैसा ले लो। फिर ये फर्म उनके ऊपर पक्का कुछ ना कुछ तो देंगी, ब्याज दे या मुनाफा, जैसा आएगा ये मार्केट आगे हम लोगों को दे देगी। तो ये मार्केट दरअसल हमारे बीच में और कंपनी के बीच में बिचौली बनने का काम करती है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि अब आपके पास अगर कोई भी पैसा जमा पूंजी हुई है, आप मार्केट में लगाएंगे, मार्केट से वो पैसा कंपनियों को मिलेगा, कंपनी इससे कारोबार करेंगी, कारोबार करने के बाद उनको मुनाफा होगा, वो मार्केट में आएगा, और मार्केट से वो मुनाफा आपको दिया जाएगा। तो बीच में आपके ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसका काम है आपकी रखी हुई सेविंग को प्रोडक्टिव बनाना, जो कि घर में सिर्फ रखे हुए थे, लेकिन अब ये आपका वो पैसा निकलवा कर देश के ग्रोथ के लिए और कंपनी के एक्सपेंशन के लिए वो पैसा इस्तेमाल कराएगा। वरना आप खुद सोच के देखो, इस मार्केट को मैं हटा दूं तो घर में गुल्लक सिस्टम चलता है, वो आसान है ना? आप रोज कुछ पैसा उसमें गुल्लक की तरह डालते रहते हो, लेकिन वो पैसा आपका जाती अपने पास ही रहेगा, वो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी के अंदर, हमारी मईशत के अंदर वो पैसा घूम नहीं पाएगा, और इस तरह से ना उस पैसे में कोई इजाफी चीज होगी ना कुछ और होगा, वो आपके पास तक ही महदूद रहेगा। लेकिन जब आप ये पैसा निकाल कर जो आप गुल्लकों में डाल रहे थे, वो कुछ पैसा अगर आप मार्केट में डालने लगोगे तो मार्केट वो पैसा आगे देगी फर्मों को, यहां से मुनाफा भी मिल सकता है और नुकसान भी, क्यों कहूं, हमेशा मुनाफा होगा, नुकसान भी हो सकता है। तो यहां से वो पैसा आपको फिर बढ़ती शक्ल में भी मिल सकता है, जिसका आपने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, आपने नाम सुना होगा कि हाँ जी लोग आजकल शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगा रहे हैं, शेयर की खरीद और फरोख्त करते हैं, और उसके अंदर उनको मुनाफा भी होता है और नुकसान भी होता है। वो चीज ये है, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपकी नजर में, मेरी नजर में ये चीज पहले से है, बहुत पहले से है, लेकिन हम अब इसकी तरफ काफी अवेयर हो रहे हैं, काफी हमारा जो रुझान है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। हमारा मतलब मैं इंडियंस का माइंडसेट बता रहा हूं कि हम लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें देखो कोई ऐसी दिक्कत वैसी वाली नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, सारी चीजें मोबाइल पर ऐप के थ्रू हो जाती हैं, ठीक है जी। बस क्या है, कंपनी का सही सिलेक्शन करना कि कंपनी जायज है, जायज काम करती है, और उसके शेयर को अच्छे से चेक करना कि इसके शेयर में कितना, पिछले कुछ महीनों में कितना उतार चढ़ाव आया है। ये सब चीजें बहुत डिटेल के करने की होती है कि जिससे हम लोग शेयर मार्केट को परखें और समझें। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा इसके अंदर लगाते हैं। जैसे मैंने 5 शेयर खरीद लिए, 6 कर लिए, उसके अंदर किसी में मुझे 100 रुपए का मुनाफा हो गया, किसी दिन 200 का हो गया, वो मुनाफा मैंने निकाल दिया, फिर वो पैसा निकाल के कहीं और लगा दिया। इस तरह से हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं।
तो फाइनेंशियल मार्केट उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो लोग यानी सेवर और फर्म यानी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में एक मीडियोकर है, एक बिचौली का काम करती है, जिसका काम है हाउस होल्ड से उनकी सेविंग्स लेकर आगे फर्म को देना। ठीक है जी। अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, वो आप ऐसे ही लिख लीजिए, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। फाइनेंशियल मार्केट यानी मालियाती बाजार क्या होता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है जी। और दूसरे क्वेश्चन में कहेगा आपसे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन बताइए। क्या काम करती है फाइनेंशियल मार्केट। तो यहां पर मैं आपको सीधे सीधे से पॉइंट्स बताऊंगा, आप वो लिखते हुए चलिएगा। जब उर्दू की बुक में मैं आपको खोल के दिखाऊंगा तब आप उसमें नोट कर लीजिएगा कहां पे मैंने पॉइंट बताए। तो मालियाती बाजार में मालियाती बाजार क्या क्या काम करता है, तो 3 पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। पॉइंट नंबर 1, प्राइस डिस्कवरी। क्या मतलब है जी प्राइस डिस्कवरी का। यहां पे जो प्राइस की बात हो रही है वो दरअसल शेयर्स के प्राइस की बात हो रही है कि इसी मार्केट की मदद से हम जो सिक्योरिटीज होती हैं, तो हम इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटीज। चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिबेंचर हो, हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे अल्फाज सिक्योरिटीज। तो फाइनेंशियल यानी मालियाती मार्केट इन सिक्योरिटीज की कीमत को तय करने में मदद करती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आपको उर्दू में लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए कि फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज की कीमत को तय करने में मदद करती है। ठीक है जी, तय करने में मदद करती है। हाँ जी, मदद करती है। अब अगर आप ही को उसके अंदर एक्सप्लेन करना है कैसे मदद कैसे करी, तो आप लिखेंगे उसकी डिमांड और सप्लाई की मदद से कीमतों को तय करती है। कैसे, उसकी डिमांड और सप्लाई की मदद से। ये 2 अल्फाज आपको लिखने पड़ेंगे। ये क्या चीज है जी, भाई मिसाल ले लो ना, आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, 50 रुपए पे खरीदा। ठीक है, मिसाल देके चलना, 50 रुपए पर आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा। आपने खरीदा, आपने 10 लोगों को बताया, उन्होंने खरीदा, 10 ने 10 को बताया, उन्होंने खरीदा, बहुत सारे लोग खरीदे जा रहे। उस कंपनी के शेयर की मांग बढ़ती चली जा रही है। तो जब हमारी किसी चीज की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है और मौजूदगी उसके अंदर कम होती है, तो शेयर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो अब जैसे ही उसकी मांग बढ़ी तो उसके शेयर की जो कीमतें थी यानी जो उसका प्राइस था वो भी ऊपर जाने लगा। तो ये कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मांग और पूर्ति, जिसको डिमांड और सप्लाई कहते हैं। और ये डिमांड सप्लाई मार्केट का हिस्सा है जिसकी मदद से हम सिक्योरिटीज की कीमतों को तय करते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेन देन की लागतों को कम करती है। पॉइंट लिख लीजिए आप, लेन देन की लागत को कम करती है, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब से ये मार्केट आई है तो हमारी जो लेन देन के जो तरीके हैं वो काफी बदल गए हैं। अब हमें कहीं पैसे के इन्वेस्ट करने के लिए कहीं खुसूसन जाने की जरूरत नहीं है। हमारे फोन में ही वो चीज मुकम्मल तौर पर हो जाती है कि हम जहां चाहे पैसा इन्वेस्ट कर दें, जहां चाहे निकाल दें, जहां चाहे लगा दें। और इसने हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो लेन देन का तरीका है, उसके अंदर बहुत कमी कर दी है कि हमें इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते और बहुत कम लागत पर हमारा यह काम हो जाता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट,
प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और कहीं लिख लीजिए। लिक्विडिटी का मतलब है कोई भी चीज जिसको आप जल्दी कैश में तब्दील कर सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब कोई भी मालियाती सरमाया जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये मार्केट क्या कर रही है आपके लिए, ये मार्केट आपके लिए ये काम कर रही है कि इस मार्केट के जरिए आप जो अपना पैसा किस में लगाते हो, सिक्योरिटी में लगाते हो ना, शेयर में, डिबेंचर में, सब जगह पर अपना पैसा लगाते हो। आप इतना लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर कि आप जब चाहे इसको तब्दील कर कर कैश में बदल सकते हो, जब चाहे तब्दील कर कर कैश में बदल सकते हो। यानी आपने कंपनी के कोई शेयर खरीदे, ठीक है जी, पैसा लगाया, हाँ जी, अब आपका यह है कि नहीं जी मुझे पैसा निकालना है, तो आप विड्रॉ कर लीजिए, आपका पैसा कैश हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो आपने 3 पॉइंट नोट करने हैं। एक, सिक्योरिटी की कीमतों को तय करने में मदद करता है, किसकी, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। दूसरा, जो लेन देन की लागत होती है उसको कम करता है। और तीसरा, ये हमें लिक्विडिटी देता है। ठीक है जी। यानी ऐसे हमें मालियाती सरमाए देता है जिसको हम जल्दी ही कैश में तब्दील कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो क्या है, टाइप्स, मालियाती बाजार की किस्में। अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मालियाती बाजार को मैंने 2 बाजारों में बांटा। एक बाजार को कहते हैं मनी मार्केट, और दूसरा बाजार कैपिटल मार्केट। ठीक है जी। 2 बाजार हैं, इनके बीच में फर्क समझते हुए चलिएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने की चीज है कि इन दोनों बाजारों में क्या फर्क होता है। ठीक है जी। कोई पॉइंट बता दूंगा बुक में। ठीक है जी। तो यहां पर आपके पास फाइनेंशियल मार्केट में क्या हुआ, 2 टाइप, 2 किस्में आ गई हैं। एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। आराम से समझिए कि दोनों मार्केट में क्या फर्क होता है, क्या है इन दोनों में फर्क। पहले फर्क की तरफ चलते हैं। अगर किसी फर्म को, किसी कंपनी को कम वक्त के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, दोबारा सुन लीजिए, किसी भी फर्म या किसी कंपनी को अगर कम वक्त के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसमें वो अपनी जरूरत इस मार्केट से पूरी कर सकती है। तो मनी मार्केट हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देती है। इट फुलफिल शॉर्ट टर्म नीड्स। तो ये फर्म की कम समय की, कम वक्त की जो जरूरत होती है उनको पूरा करती है। डिफरेंस खोलिए भाई साहब, डिफरेंस। समझ आ गई बात। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि मनी मार्केट में आप कब डील करोगे, मनी मार्केट में आप कब आओगे। मनी मार्केट में आप तब आओगे कि जब आपको कम वक्त के लिए पैसे की जरूरत है। कम वक्त का मतलब समझ लीजिए, विद इन अ ईयर, 1 साल से कम। तो अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसों की जरूरत है तो उसके लिए आप मनी मार्केट में डील करते हैं। तो अगर कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है या कोई भी संस्था है जिसको पैसे की जरूरत है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, कम वक्त के लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो वो मनी मार्केट से
फंड्स ले सकता है। याद रहेगी बात। दूसरा, इधर आ जाइए भाई, ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये बचे हुए टर्म के लिए, तो ये हमारी कौन सी जरूरत पड़ेगा, ये हमारी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ये हमारी जो जरूरतें ज्यादा वक्त के लिए चाहिए, ये जो हमारी बड़ी बड़ी जरूरतें होती हैं वो मनी मार्केट से, वो कैपिटल मार्केट से पूरी होती हैं, बड़ी जरूरतें। तो अगर आपको फंड की जरूरत है ज्यादा वक्त के लिए, कैपिटल मार्केट, और अगर आपको फंड की जरूरत है कम वक्त के लिए, तो मनी मार्केट। पहला फर्क हो गया। दोनों के अंदर ही वही काम होगा कि आप यहां पर फर्म की जरूरतों के मुताबिक उनको फंड्स देंगे। ठीक है जी। दोनों ही मालियाती बाजार की किस्में हैं, आपके ऊपर आता है कि आपको कौन से बाजार में डील करनी है। तो अगर आपको कम वक्त के लिए पैसा चाहिए, 1 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए जरूरत है पैसे की, तो आप मनी मार्केट से यूज कर लीजिए, और अगर आपको ज्यादा वक्त के लिए पैसे की जरूरत है तो आप फिर कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मनी मार्केट में कौन सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके फर्म को पैसा मिलेगा, तो हम वो कुछ नाम लिख रहे हैं, वो नाम आप लिख लीजिए, जिसको हम यहां लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सी चीजें हैं जिसका मनी मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या नाम है जी, ट्रेजरी बिल, ऐसे ही नाम याद रखना पड़ेगा, ट्रेजरी बिल कहते हैं इसको हम। और क्या नाम बताऊं आपको मैं, कॉल मनी, ये भी एक नाम है, और कमर्शियल पेपर, ये भी एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में यूज होता है। खैर 3 नाम काफी हैं, आप ये 3 लिख लीजिए। ठीक है जी। यानी ये वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कर कर मनी मार्केट से फर्म पैसा लेती है। क्या क्या नाम है जी, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर। अब ये क्या होते हैं वो तफसील से हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना याद रखिए। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करेंगी कंपनी और पैसा फंड रेज करेंगी, तो उसके नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें शेयर्स आते हैं, इसमें डिबेंचर्स आते हैं, और इसमें लोन्स भी आते हैं, यानी कर्जा लेना। दो हो गए फर्क। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर क्या चीज आती है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में मतलब मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन शामिल हैं इसके अंदर, कौन कौन आते हैं इसके अंदर। तो याद रखिए, मनी मार्केट के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंक आते हैं, जो आपने पहले सुना हुआ है अल्फाज, कमर्शियल बैंक इसका हिस्सा है। ठीक है जी। और कुछ नॉन बैंक, यानी वो बैंक नहीं है लेकिन वो मालियाती संस्था है, वो भी इसका हिस्सा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इधर की तरफ कैपिटल मार्केट में कौन कौन लोग हैं जी जो इसके अंदर हिस्सेदारी लेते हैं, जो इसके अंदर हिस्सा बनते हैं, तो इसके अंदर आती हैं बहुत सारी कंपनीज, बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर, यानी स्टॉक खरीदने और बेचने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं वो, ये सब इसका हिस्सा है। ठीक है जी। मालियाती इदारे भी इसके अंदर आते हैं बहुत सारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ये सब इसका हिस्सा है। चौथा और आखिरी फर्क इन दोनों के बीच में जो हम पढ़ेंगे, रेगुलेट कौन करता है, ये कौन चलाता है मार्केट, और ये मार्केट कौन चलाता है। ठीक है जी। यानी इस मार्केट की जिम्मेदारी किसके पास है, कौन चलाएगा, इसकी सारी फंक्शनिंग कौन करेगा, और उसकी। तो चौथा और आखिरी पॉइंट याद कर लीजिए, मनी मार्केट जो है ये पूरी चलती है RBI के अंडर में,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, रेगुलेट। तो पूरी जिम्मेदारी इसके अंडर में आती है, यानी एक ऐसी संस्था बनी हुई है, नाम आपको पता ही है, कितनी बड़ा इंस्टीट्यूट है, कितनी बड़ी हमारी एक बॉडी है आरबीआई। तो ये आरबीआई देखेगा मनी मार्केट को पूरा, इसकी हलचल, इसके उतार चढ़ाव, इसमें खरीदना फरोख्त करना है सब। और इस मार्केट के लिए क्या बना हुआ है, इस मार्केट के लिए तो खुसूसन आपने एक बोर्ड ही बना रखा है जिसका नाम है सेबी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर ये सारी चीजें रेगुलेट कौन करेगा, सेबी। ठीक है जी, ये फर्क आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए इम्तिहान के लिहाज से भी। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद करना है आपको, बड़ा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो हमने कहा मालियाती बाजार दो किस्मों में बांटा गया है, एक मनी और एक कैपिटल। मनी मार्केट से कंपनीज या फर्म जिनको पैसा चाहिए वो अपनी छोटी जरूरतों की यहां से पूरी कर सकती हैं, और यहां पर हम अपनी बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं जिनको पैसा चाहिए। मनी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, ये इसके इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी आगे। कैपिटल मार्केट में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन है, शेयर, डिबेंचर या लोन। तीसरा आया मनी मार्केट के अंदर कौन कौन शामिल है, तो हमने कहा इसमें बैंक भी शामिल है और बहुत सारे बैंक के अलावा और भी संस्थाएं यानी इदारे शामिल हैं। कैपिटल मार्केट में आए तो हमने कहा इसके अंदर बहुत सारे मालियाती इदारे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे बैंक हैं और कुछ बहुत सारे ब्रोकर और इन्वेस्टर्स भी होते हैं। ठीक है जी, स्टॉक मार्केट भी आ गए इसके अंदर। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमने बनाया कि मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है, और कैपिटल मार्केट रेगुलेट करने के लिए आपने क्या बना रखा है, आपने बना रखा है सेबी। ठीक है जी, ये पॉइंट अच्छा रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, तो ये आपका फर्क हो गया है। आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। मनी और कैपिटल, आइए मनी मार्केट के अंदर चल के बात करते हैं। क्या है ये, एक ऐसी मार्केट जो फर्म्स की क्या छोटी जरूरतों को पूरा करने के काम आती है। ठीक है जी, अब हमने क्या पढ़ना है, इसके इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको अभी नाम बताए, वो नाम हमें इसके समझने हैं कि वो क्या चीजें हैं और कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम मैंने लिखा कॉल मनी, मनी मार्केट में इस्तेमाल होने वाला टूल कॉल मनी। दूसरे का नाम लिखा ट्रेजरी बिल, क्या होता है और कैसे काम करेगा। तीसरा मैंने लिखा कमर्शियल पेपर, ठीक है जी। चौथा इंस्ट्रूमेंट हम लिख लेते हैं सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है जी, ये चार काफी हैं हमारे लिए, काफी हैं। ठीक है जी, आइए एक एक करके इनको समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। कॉल मनी, भाई ये क्या है तरीका, भाई मैं आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता ही है बैंक्स के बारे में, मिसाल के तौर पे मान के चलिए दो बैंक है, बैंक ए और बैंक बी। ठीक है सर, मैंने मान लिया। हम लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा ये मईशत का है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है आराम से। तो हम अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, हाँ जी करते हैं। बैंकों के पास जो भी हमारी जमाएं आती हैं, जो डिपॉजिट आते हैं, क्या आते हैं, डिपॉजिट, बैंक उन डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व रखता है। क्या रखता है, रिजर्व। यानी यहां पर सारे बैंकों को अपने पास कुछ मिनिमम
रिजर्व रखना पड़ता है, ये रखना जरूरी है, ये रखना जरूरी है, यानी रखना ही रखना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि ये गाइडलाइंस है आरबीआई की कि हर बैंक को अपने पास कुछ हिस्सा रिजर्व में रखना है पैसे का। ठीक है जी सर, फिर क्या हुआ? तो मान के चलो कि ए ने जो अपने पास मिनिमम रिजर्व रखना था उठाकर, वो कम पड़ गया, वो कम पड़ गया। अच्छा जी, तो अब कम पड़ गया, तो अब उस मिनिमम अमाउंट को बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा भाई, वरना आरबीआई डांटेगा, हो सकता है पेनल्टी भी लगा दे कि भाई तुमसे बोला था कम से कम इतना पैसा तुम्हें अपने पास रोक के रखना है, तुमने क्यों नहीं रोका? तो मान के चलो कि इसका जो मिनिमम रिजर्व इसको रखना था वो नहीं हो पा रहा, टेम्पररी तौर पर, अभी मुकम्मल तौर पर इसके पास नहीं है। तो अब ये एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करेगा। हाँ जी, एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करेगा, इससे कहेगा भाई साहब मेरे पास रिजर्व में कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप जरा कुछ पैसा मुझे ट्रांसफर कर दो, मेरी थोड़े वक्त की जरूरत है, आप मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो, जो भी होगा लेन देन कर लेंगे, मतलब जो भी पैसा आप मुझे कुछ वक्त के लिए दोगे उस पैसे पर मैं आपको कुछ ब्याज, कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा। तो क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक से ये पैसा कॉल पर लेता है, इसीलिए इसका नाम कॉल मनी पड़ गया। तो ये कब है? ये जब अपनी बैंक, कोई भी बैंक जब अपनी मिनिमम रिजर्व पूरा नहीं कर पाता तो वो दूसरे बैंक से ये पैसा कर्जा ले लेता है कुछ टाइम के लिए, और उस पैसे को हम कॉल मनी कहते हैं, याद रखिएगा। तो एक बैंक दूसरे बैंक को ये पैसा ट्रांसफर कर देगा, वक्ती जरूरत आपकी पूरी हो जाएगी, जो आपको कम से कम पैसा अपने पास रखना था वो बन जाएगा और आप भी डांट से बच जाओगे। तो इस तरह से एक बैंक अपनी छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक से पैसा ले लेता है, जिसको हम कॉल मनी कहते हैं। और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि मनी मार्केट में जितने भी टूल हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब कम वक्त के लिए होते हैं, यानी 1 साल से कम के लिए। और वही यहां पर हुआ है, बैंक ने कम वक्त के लिए पैसा दूसरे बैंक से लिया है, इसको कॉल मनी कहते हैं। इसके ऊपर बैंक को पैसा देना भी पड़ेगा ब्याज के तौर पे, और उस ब्याज का नाम भी याद रखिए, कॉल रेट नाम है उसका, कॉल रेट। हाँ जी, कितने ट्रांसफर करने हैं? कुछ नहीं भाई, 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, ठीक है जी। और कॉल रेट क्या चल रहा है आजकल? कॉल रेट भाई साहब 1% चल रहा है, 0.5% चल रहा है, वो आपको बता देगा, यानी इतने पैसे के साथ वापस करना जब करोगे। ठीक है जी, पहला हो गया। दूसरे पे चले। दूसरा क्या है? ट्रेजरी बिल। क्या नाम है जी? ट्रेजरी बिल। और ये कौन करेगा और किसकी जरूरत पूरी करेगा? तो याद रखिए, ये ट्रेजरी बिल सरकार अपनी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए करती है। यस, ट्रेजरी बिल, कंपनी नहीं, सरकार। सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है भाई साहब, पैसे की जरूरत सबको पड़ती है। तो सरकार यहां पर अपनी शॉर्ट टर्म, कम वक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए इन बिल का इस्तेमाल करेगी। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। हाँ, सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है कि यार कुछ दिन के लिए पैसा कम पड़ रहा है, लाओ पैसा लाओ मार्केट से। तो ये पैसा सरकार को चाहिए होगा, लेकिन सरकार की बुनियाद पर ये चीज आरबीआई जारी करेगा। इशू कौन करेगा? आरबीआई, ये मत भूलना। जरूरत पूरी होगी सरकार की, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आरबीआई इसको इशू करेगा। ये एक तरीके का क्या होता है? ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है, प्रॉमिस करना एक दूसरे से। कैसा नोट? प्रॉमिसरी नोट। हाँ, एक दूसरे से एक वादा, प्रॉमिसरी नोट। तो उसके अंदर जो लोग पैसा देंगे उनको क्या फायदा होगा और सरकार का क्या होगा, वो चीज आप समझ लीजिए। तो मिसाल के तौर पे मान के चलिए कि सरकार ने एक ट्रेजरी बिल जारी किया, यानी आरबीआई ने एक ट्रेजरी बिल जारी करा, जिसके ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई है 25,000 रुपए। यानी सरकार, आरबीआई आपसे कह रही है कि भाई कोई हमारा ये ट्रेजरी बिल खरीदेगा 25,000 रुपए वाला। अच्छा जी, 25,000 रुपए का? तो भाई मैं 25,000 अगर तुम्हें दे रहा हूं
तो मुझे क्या फायदा होगा? तो सरकार आपसे यानी आरबीआई कहेगा अरे देखो ये 25,000 तो इसकी फेस वैल्यू है यानी इसकी कीमत है, लेकिन हम तुम्हें इसको 20,000 रुपए में दे देंगे। अच्छा जी 20,000 में मिल जाएगा जी, हम आपकी इसकी बिल वैल्यू 20,000 देंगे, यानी आप मुझे 20,000 रुपए दो आज, ठीक है जी, और एक तारीख तय कर लेंगे, उस तारीख में मैं आपको ये पैसा वापस दूंगा, लेकिन कितना? 20 नहीं 25। हाँ यहां आपका पैसे का फायदा हो गया। तो अब जो इंसान पैसा दे रहा है वो कह रहा है मुझे बदले में क्या मिलेगा, तो उसको कीमत बढ़ के मिलेगी ना यहां पर, तो यहां उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट की शक्ल में मिलेगा। तो उसको 20,000 रुपए का बिल यानी उससे 20,000 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन देते वक्त उससे कहा जाएगा जो इसकी फेस वैल्यू है उतना पैसा आपको देंगे। तो सर इसमें सरकार का क्या फायदा है? भाई सरकार को 20,000 रुपए की जरूरत थी, नहीं ले रहा वो कर्जा न लेकर आपसे पैसा ले रहा है। सरकार कह रहा है ठीक है देखो जी इस टाइम पैसों की जरूरत थी, हम तो बहुत शुक्रगुजार है, आपने 20,000 रुपए दिए, हमारा काम हो गया, लो अब आपने पैसे वापस ले लो, हमारे पैसे आ गए। ऐसे होता है ना, जैसे हम आम जिंदगी में भी एक दूसरे के साथ करते हैं कि मेरे पास अभी पैसे खत्म हो गए, कुछ वक्त के लिए मुझे उधार दे दो, अगले महीने पगार आएगी ना मैं दे दूंगा तुम्हें। तो ऐसी सरकार के साथ भी होता है, सरकार के पास भी फंड्स की कमी रह जाती है। तो सरकार इस तरह से आरबीआई से कहकर ये बिल इशू करवाएगा और आप सब ये बिल खरीदोगे, और बिल खरीदने के बाद कुछ वक्त के लिए ये पैसा सरकार के पास रहेगा, सरकार उसका इस्तेमाल करेगी, और फिर जो भी प्रॉमिस हुआ है, जो भी तारीख तय हुई है, उस तारीख पर आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। खत्म। प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये है कि हमने आपसे एक वादा किया है। तो यहां तक ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है जी, किस तरह से गेम चलता है। तो ट्रेजरी बिल स्पेशली सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, जो देश का आरबीआई इशू यानी जारी करता है सरकार की बुनियाद पर, ठीक है जी। इसमें फेस वैल्यू के ऊपर आपको नहीं दिया जाता, यानी फेस वैल्यू से कम पर आपको वो बिल दिया जाता है, और जब वापस दिया जाता है तो फेस वैल्यू की कीमत पर आपको दिया जाता है। यहां पे एक अल्फाज याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल का एक दूसरा नाम है, इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, नाम मत भूलिएगा। ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। छोटा सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहां तक आप कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, थोड़ा सा अगली क्लास में ये सब चीजें पढ़कर बैठिएगा आप लोग। अभी ये सबक चलेगा हमारा अच्छा खासा, और सबक बहुत समझदारी से समझ के चलने का है। और अगर आपके अगली क्लास में डाउट्स हों तो वो भी जरूर लेके बैठिएगा, जो भी आपको समझ में ना आया हो, ठीक है इंशाल्लाह।